हाय गाइस, जैसा कि पहले वीडियो में इतना आगे का क्वेश्चन हो चुका है। ये वीडियो रियलिटी और टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखेंगे ताकि सारा कुछ समझ में आए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्न वर्षों में कौन सा निद्राकारी विष होता है? पहला है अफीम, दूसरा है शराब, तीसरा है गांजा, चौथा है भांग। तो जो इसका आंसर होगा अफीम। आइए देखते हैं कि अफीम होता क्या है। निम्न वर्षों में अफीम निद्राकारी विष है। अफीम का वैज्ञानिक नाम ये होता है, इसके पौधे पेम्पर सेनिफेरम के लेक्स को सुखाकर इसे तैयार किया जाता है। अफीम में 12% मार्फिन पाई जाती है, जिसको प्रसंस्कृतकरण करके हेरोइन, एक प्रकार का मादक पदार्थ या ड्रग्स तैयार किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? अफीम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? तो झाड़ू लगाना हल्का कार्य है, दूसरा है समान कार्य, तीसरा है कार्य है कठिन कार्य, चौथा है ए और सी। तो जो झाड़ू लगाना है वो कठिन कार्य है। इसमें से देख लीजिए कि हल्का काम क्या है और जटिल मध्यम क्या कार्य क्या है और श्रमशील कार्य क्या है। जो हल्के कार्य में आएगा, हाथ व मशीन द्वारा सिलाई करना, बुनाई करना, रफू करना, लिखना, ये सब आपके हल्का कार्य के अंदर आएगा। जो मध्यम कार्य है, मीडियम कार्य है, उसके अंदर क्या आएगा? शिशु को वस्त्र पहनाना, छोटे वस्त्रों को प्रेस करना, टैबलेट, नेकपिन, ब्लाउज, बर्तन धोना, पैर की मशीन से सिलाई करना, कमरों की सफाई करना और झाड़ू पोछा लगाना। श्रमशील कार्य क्या होता है? बड़े वस्त्र धोना, चादर धोना, फर्श धोना व झाड़ना आदि। इसीलिए उसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? तो पहला है अनुवांशिक कार्य, दूसरा है ज्ञानेंद्रिय कारण, तीसरा है मानसिक कारण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से प्रसार शिक्षा का सर्वोत्तम विधि क्या है? पहला है आकार व ग्राफ, दूसरा है प्रदर्शनी, तीसरा है चित्र व फोटोग्राफ, चौथा है श्रम सामग्री। तो जो इसका आंसर होगा प्रदर्शनी होगा। देखिए, प्रदर्शनी होता क्या है इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। प्रदर्शनी का प्रसार शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदर्शनी के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग कर अधिक फसल उत्पादन करने के परिणाम को ग्रामीण जनता तक पहुंचा सकता है। नवीन कृषि यंत्रों उपकरणों की जानकारी प्रदान करने, फल सब्जियां संरक्षण करने, पीसे मसाले की पैकिंग करने आदि से संबंधित जानकारी प्रदर्शनी लगाकर दी जाती है। जिस प्रकार बड़े स्तर पर शहरों में किताबें, ऊनी वस्त्र, घरेलू उपकरण, बिजली के सामान आदि प्रदर्शनी लगाई जाती है, ठीक उसी प्रकार गाँवों में भी प्रसार कार्यकर्ता चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, तस्वीर, किताबें, मोल्ड्स आदि की प्रदर्शनी लगाकर ग्रामीण में जानकारी उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है? स्रावारोध, दूसरा है जन्म असमानताएं, तीसरा है संक्रमण, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास में विभिन्न पहलू होते हैं, शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, भाषा का विकास और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये है, यहाँ पे दिया है जो बाल विकास के विभिन्न पहलू के अंदर क्या है, शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास और भाषा विकास, सामाजिक विकास। इसमें देखिए सामाजिक विकास क्या होता है। सामाजिक विकास की गति जन्म के बाद महीने में तेजी से होती है और बाद में धीमी हो जाती है। गत्यात्मक विकास क्या होता है? शिशु में विभिन्न कौशलों का विकास, चीजों को हाथ में लेना, स्वयं बैठना, घुटनों के बल चलना आदि होता है। भाषा का विकास क्या होता है? ग्रहणशीलता, दूसरों की बातों को समझना, क्रमिक विकास, जिसकी शुरुआत लगभग 6 महीने में हो जाती है। सामाजिक विकास क्या होता है? घर के बाहर छोटे समूह में भागीदारी, बच्चे के सामाजिक संपर्कों को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो बाहर जाते हैं, खेलते कूदते हैं, तो उनका सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये टार्सल प्रयास क्या होता है? टार्सल प्रयास क्या होता है? झुकाव, बैठना, उठना, खींचना, टांग पैर की गति रोकना। जो टार्सल प्रयास होता है वो झुकना और बैठना, यही होता है टार्सल प्रयास। देखिए यहाँ पे क्या है, गृह व्यवस्था की क्रियाओं को करने का प्रयास। पहला मानसिक प्रयास, शारीरिक प्रयास, पैडल प्रयास, दृश्य प्रयास और टार्सल प्रयास। जो मानसिक प्रयास में आएगा, तर्क करना, निर्णय लेना, सोचना, याद करना, ये सब आपके मानसिक परिवार के अंतर्गत आएगा। जो शारीरिक प्रयास के अंदर क्या क्या आएगा? जो बर्तन धोना, किसी कार्य को ढकना, समस्त घरेलू कार्य करना, ये हो गया आपके शारीरिक प्रयास के अंदर आएगा। जो पैडल प्रयास है वो किसके अंदर? पैडल प्रयास के अंदर क्या क्या आएगा? खड़ा होना, चलना, दौड़ना, उठना, ये आपके पैडल प्रयास के अंदर आएगा।
का। दृश्य प्रयास क्या है? दृश्य प्रयास के अंदर क्या आएगा? देखना, खोजना, समायोजित करना। और टार्सल प्रयास के अंदर क्या आएगा? झुकाव, बैठना, खेती बाड़ी का काम करना, फसल काटना। ये आपके टार्सल काम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है। सिर्फ सीखने का, सिर्फ परिपक्वता का, सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नता का, सीखना और परिपक्वता का। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, सीखना और परिपक्वता का। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा मापने की विधि को क्या कहते हैं? फोटोमेट्री, ज्यामिति, तापमान, कैलोरी मेट्री। तो जो कैलोरीमेट्री होती है ये ऊर्जा मापने की विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जठर रस में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम होता है? इमाइलेज होता है, पेप्टिन होता है, लाइपेज होता है और ट्रिप्सिन होता है। तो जो जठर में पाया जाने वाला इमाइलेज क्या है? तो ये सेकेंड ऑप्शन होगा, पेप्सिन। तो देखिए कि ये क्या होता है, पहले इसको विस्तार से देखते हैं। अमाशय रस। अमाशय रस अमाशय के म्यूकोस ईस्टर में स्रावित होता है। यह एक रंगहीन खट्टा तरल द्रव्य है जिसमें 0.2 से 2.0% हाइड्रोक्लोराइड अम्ल HCl होता है। इसमें पेप्सिन, रेनिन तथा लाइपेज, इमाइलेज होता है। अमाशय रस अम्लीय होता है। इसका pH 0.9 से 1.5 तक होता है। इसका स्राव रासायनिक उद्दीपन द्वारा नियंत्रण होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा पेप्सिन। मतलब पूछ लेगा कि जठर में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? तो पेप्सिन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिब्बा बंद जैम या जेली पर चिन्ह लगाए जाते हैं। कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो पहला एगमार का, दूसरा ISI का, तीसरा FPO का, चौथा नॉन ऑफ दीज। तो जो इसका आंसर होगा FPO। देखिए FPO होता क्या है? FPO भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फलों उत्पादों यह चिन्ह अनिवार्य है, जैसे कि डिब्बा बंद फल, पेय, फ्रूट, जैम, स्पेस, अचार, निर्जलीय फल आदि। यह चिन्ह गारंटी देता है कि उत्पादन एक स्वच्छ, खाद्य सुरक्षित वातावरण से निर्मित है। यह फल उत्पाद आदेश फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर कानून द्वारा 1955 ईस्वी में लागू किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि FPO की स्थापना ये कब लागू किया गया था? तो 1955 में लागू किया गया था। एक मार पे किसका चिन्ह होता है? तो यह एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। ICS यह चिन्ह भारतीय प्रमाणीकरण चिन्ह है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। यह औद्योगिक उत्पादों के लिए जारी किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक वस्तु, मोटर, केबल, वायर, हीटर, LPG सिलेंडर आदि। फर्स्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या होता है? ध्यान, आकर्षण, संतुष्टि, रुचि, इच्छा। तो प्रसार शिक्षा का जो प्रथम चरण होता है ध्यान आकर्षण। अगर हम किसी भी चीज में अपना ध्यान को आकर्षित करते हैं तभी हमें उसके प्रति रुचि जागृत होगी, इच्छा होगी करने के लिए, और तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो इसीलिए प्रसार शिक्षा का प्रथम जो कार्य है क्या होता है? ध्यान आकर्षक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी कभी इसका प्रसार शिक्षा के सामान्य चरण पूछ लिया जाता है। तो पहला क्या है? ध्यान आकर्षण, दूसरा अभिरुचि, तीसरा इच्छा, चौथा विश्वास, पांचवा जानकारी, छठवां क्रिया, सातवां संतुष्टि, आठवां मूल्यांकन। देखिए जो इवेल्युएशन होता है ये हमेशा लास्ट में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोरिंग का प्रयोग होता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ये स्कोरिंग का प्रयोग किसमें होता है? तो स्कोरिंग का प्रयोग हमेशा ऊन में होता है। किसमें होता है? ऊन। रेयान में नहीं होता, नायलॉन में नहीं होता है, रेशम में नहीं होता है। तो आप याद क्या रखेंगे? जो स्कोरिंग का प्रयोग होता है ये ऊन में होता है। देखिए स्कोरिंग होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। छटाई स्तर पर निर्धारित के पश्चात ऊन सफाई के पश्चात धुनाई की जाती है। ऊन के रेशे में जानवरों का पसीना, चिकनाई, धूल कण, अन्य गंदगी उपस्थित होती है जिन्हें साफ करना आवश्यक होता है। ऊन की धुलाई के लिए निम्नलिखित तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है साबुन का घोल, दूसरा है वाष्पीकरण का घोल, तीसरा है कार्बोनाइजिंग। इसलिए इसका क्या होगा? स्काउरिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम वसा की दहन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर सबको पता होता है। तो इसका आंसर होगा 6 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी। नेक्स्ट ऑप्शन है 8 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी। तो आप लोग क्या लगाएंगे? 9 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसव में पहले आना, बाद में टांग आना, बाहें आना,
अंत में सिर आना वह स्थिति है। क्या है वह स्थिति? क्या है? ब्रीच जन्म, उपकरण जन्म, प्राकृतिक जन्म और सहज जन्म। तो इसको क्या कहते हैं? ब्रीच जन्म। तो देखिए इसमें जो शिशुओं का किस प्रकार से जन्म के कई सारे प्रकार होते हैं उसमें दिया गया है। समान व स्वाभाविक प्रसव, उल्टा प्रसव, औजार के द्वारा प्रसव, ऑपरेशन के द्वारा प्रसव। जो सामान्य प्रसव होता है, शिशु की जन्म प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें प्रसव की 3 अवस्थाएं बारी बारी से क्रियावन होती हैं। दूसरा है उल्टा प्रसव, इनमें ब्रीच प्रसव भी कहते हैं। ये उल्टा प्रसव के अंदर अभी जो क्वेश्चन पूछा था इसी के अंदर में पूछा था, और जो इसी में है, इसमें शिशु के पैर नीचे की ओर, सिर ऊपर की ओर। इस प्रसव की प्रक्रिया औजार की मदद से की जाती है। जो तीसरा औजार उपकरण, इसमें तो औजार के उपकरण का प्रयोग किया ही जाएगा। जो चौथा है ऑपरेशनल, इसमें भी जब शिशु समान व प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा योनि से बाहर नहीं आ पाता तो माँ के उदर में चील लगाकर शिशु को बाहर निकाला जाता है। ये है ऑपरेशनल प्रक्रिया द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सन में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी 1920 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है 1914 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है 1900 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन है 1950 ईस्वी में। इसका जो आंसर होगा 1914 ईस्वी में। देखिए आइए इसको देखते हैं। प्रसार शिक्षा का सबसे पहले प्रयोग यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात अमेरिका में प्रयोग किया गया। ग्रामीण पलायन को रोकने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक आयोजन गठन किया। इसी आयोग के सिफारिश के आधार पर वर्ष 1914 ईस्वी में स्मिथ लीवर एक्ट पारित किया गया और ग्रामीण विकास हेतु प्रशिक्षण के क्षेत्र को विस्तार किया गया। देखिए सेकेंड क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है निरोग व्यक्ति के लिए, दूसरा है समुदाय के लिए, तीसरा है माता और शिशुओं के लिए, चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसके लिए काम करता है? मदर्स एंड चाइल्ड के लिए। इसका ऑप्शन होगा सी। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वस्थ संबंधी समाज को विकसित कराने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश के 2 संबद्ध सदस्य हैं। इसी संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ। इस WHO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में है। ये कई क्षेत्रों पर कार्य करता है, जैसे कि मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य, संचारी रोग नियंत्रण, असंचारी रोग एवं स्वास्थ्य, सामाजिक निर्धारण, सार्वभौमिक स्वास्थ्य, सेवा प्रसार, सतत विकास और स्वास्थ्य पर्यावरण, स्वास्थ्य तंत्रों का विकास, स्वास्थ्य समुदाय, स्वास्थ्य सुरक्षा और आपात स्थितियां आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? तो दृश्य साधन है, श्रव्य साधन है, श्रव्य दृश्य साधन है, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या बोला है? लिखी हुई सामग्री। तो लिखी हुई सामग्री को हम सुन नहीं सकते, इसको केवल हम देख ही सकते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? हैदराबाद, CFRTI, मैसूर, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। आइए देखिए भारतीय बहुउद्देशीय भोजन क्या है? इंडियन, देखिए इसको देखते हैं पूरा क्या है, यही सब है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि के दौरान बच्चों का विकास अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। लाइसिन के द्वारा, थियोनिन के द्वारा, हिस्टाडीन के द्वारा, वेलाइन के द्वारा। तो इसका आंसर होगा हिस्टाडीन के द्वारा। हिस्टाडीन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। यह शिशुओं तथा वयस्क की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, अर्थात विकल्प सी सही रहेगा। कार्य क्या करता है? यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में तथा ऊतकों की वृद्धि में आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिधान में राफल कॉलर प्रायः किस आकार के गले में लगाया जाता है? जो राफल कॉलर। तो इसका आयताकार, वी आकार, यू आकार, गोलाकार। तो इसका आंसर होगा गोलाकार में लगाया जाता है। बोलनी ऊन किस प्रकार की ऊन है? बोलनी ऊन, मेरूनो ऊन, पैसन ऊन, सहतूत, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका आंसर होगा मेरूनो ऊन। और सेकंड क्वेश्चन है। शरीर की रोगी
में संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? निशंक। निशंक। रोग प्रतिरोधक क्षमता, उद्भवन अवधि। इसका आंसर क्या होगा? शरीर की रोग में संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इसका आंसर होगा बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में सन्निकट दूरदर्शी विकास का क्रम है। पहला है सिर से पैर की ओर, दूसरा है सिर से हृदय की ओर, तीसरा है केंद्र से परिधि की ओर, चौथा है छाती से पैर की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा? केंद्र से परिधि की ओर। देखिए, जब बच्चे का विकास, मतलब इसमें दिया है ना, जब बच्चे का विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। विकास दो प्रकार के, सेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडल। देखिए, जो सिर से पैर की तरह होता है, ऊपर सिर, मस्त, दो मुखी, और जो ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, दूसरा है वेरिसेला जोस्टर वायरस, तीसरा है बीबियो कोलरी, चौथा है साल्मोनेला। तो इसका आंसर क्या होगा? वेरिसेला जोस्टर वायरस। देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या है? चेचक शीतल बड़ी माता स्मॉल पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है। चेचक के विषाणु का नाम वेरिसेला जोस्टर है। इस रोग के दो विषाणु उत्तरदायी माने जाते हैं, वायरोला मेजर और वायरोला माइनर। इन रोगों में अधिकांश छोटे बच्चों ग्रसित होते हैं। यह रोग जब किसी व्यक्ति को होता है तो ठीक होने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। यह रोग अधिकतर बसंत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु में होता है। इन रोग का उपचार जल्द न किया जाए तो रोगी पीड़ित की मृत्यु हो सकती है। 1718 ईस्वी में यूरोप में लेडी मैरी ओटर्स मैटाइग्यू ने पहली बार इसकी सुई प्रचलित की और 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनरल ने इसके टीके का आविष्कार किया। कभी कभी पूछ लेता है कि एडवर्ड जेनरल ने चेचक के टीके का आविष्कार कब किया है? तो क्या रहेगा? 1796 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनोवैज्ञानिक जिसमें संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जीन पियाजे हो गया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इसका है सिगमंड फ्रायड, तीसरा है एरिक्सन, चौथा है पावलोव। तो जहां संज्ञानात्मक विकास की बारी आती है तो वहां पे जीन पियाजे हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हैजा से फैलने वाला रोग है। वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। हैजा किसके द्वारा फैलता है? जल के द्वारा फैलता है। आइए इसको देखते हैं। हैजा को विसूचिका भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विसूचिका कहते हैं। यह एक संक्रमण आंत्र रोग है जो वाइबियो कॉलरा नामक जीवाणु के एंटोरोटॉक्सिन उत्पन्न करने वाले उपकरणों के कारण होता है। मनुष्य में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन तथा पानी के ग्रहण करने के माध्यम से होता है। आमतौर पर हैजा पानी के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसका आंसर होगा बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। थकान की स्थिति में कोशिका में कौन सा अम्ल एकत्रित होता है? लैक्टिक अम्ल, मैलिन अम्ल, एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। जब थकान होती है तो कौन सा अम्ल एकत्रित होता है? तो क्या याद रखेंगे? ऑप्शन फर्स्ट, लैक्टिक अम्ल। थकान के दौरान देखिए, थकान, शारीरिक थकान, मानसिक थकान, ये सब है, बोरियत उरियत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? सोशल मीडिया से, विद्यालय से, तीसरा क्वेश्चन है परिवार से, चौथा ऑप्शन है खेल का मैदान। जो बच्चे का प्रथम सामाजिकरण है वो बच्चे के परिवार से ही प्रारंभ होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर आधारित असर डालता है? पहला है पौधे पर, दूसरा है मानव पर, तीसरा है भौतिक संसाधनों पर और चौथा है उपयुक्त सभी पर। तो जो वायुमंडल घुलित सल्फर डाइऑक्साइड पौधों पर अपना प्रभाव अधिक डालता है। देखिए क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र SO2 है। यह तीव्र गंधयुक्त एक क्षीण विषैली गैस है जो कई तरह के औद्योगिक क्रिया में तथा ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलता है। यह एक रंगहीन गैस है। यह पौधों पर, मानव पर, भौतिक संसाधनों पर प्रभाव डालती है, परंतु सबसे ज्यादा यह पौधों पर प्रभाव डालती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? तो इसमें आया है ध्यान आकर्षण, अभिरुचि, ध्यान विकर्षण, संतुष्टि। तो आपको ये देख के लग रहा है कि ध्यान आकर्षण ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3, इसमें ध्यान विकर्षण ये हमारे प्रसार शिक्षण का चरण नहीं हो सकता। देखिए जेपी लिंगर ने इस तरह से, जेपी लिंगर के अनुसार उन्होंने 5 चरण बताए हैं। पहला क्या है? स्थिति की समस्या का समाधान। दूसरा है उद्देश्य एवं समस्या का समाधान। तीसरा है शैक्षणिक योग्यता योजना। चौथा है मूल्यांकन और पांचवा है पुनर्विचार। आप 2 चीज याद रखेंगे, अगर आपके ऑप्शन पे मूल्यांकन और पुनर्विचार दिया गया है तो क्या करेंगे आप? लास्ट में पुनर्विचार को लगाएंगे, न कि मूल्यांकन को लगाएंगे, क्योंकि मूल्यांकन के बाद पुनर्विचार आता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ये नहीं कि मूल्यांकन को याद करके रखें कि जिस ऑप्शन में मूल्यांकन होगा वो लास्ट में रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑप्शन के हिसाब से ही उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान चरण क्या होता है? अभी ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ध्यान आकर्षण, अभिरुचि, तीसरा है इच्छा, चौथा है विश्वास, पांचवा है जानकारी, छठवां है क्रिया, सातवां है संतुष्टि, आठवां है मूल्यांकन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? अपहोल्स्टरी का उपयोग किया जाता है फर्श पर बिछाने के लिए, फर्नीचर को ढकने के लिए, पलंग पर बिछाने के लिए उपयुक्त सभी। जो अपहोल्स्टरी का प्रयोग फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। देखिए अपहोल्स्टरी का उपयोग फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। इससे फर्नीचर को जीवन बढ़ जाता है, साथ ही कक्ष की सुंदरता भी अतिशय वृद्धि हो जाती है। आप अपने मन से सोचिए कि अगर कोई भी फर्नीचर घर में रखा है तो अगर हम उसको किसी चीज से ढक देते हैं तो उस पर धूल कण मिट्टी आके जो बैठती है वो नहीं बैठेगा, उसको सुरक्षा प्रदान होगा। तो इसीलिए आपका ये होगा फर्नीचर को ढकने से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उसको ढक देंगे, कला की सुंदरता में भी वृद्धि होगी, फर्नीचर की उपयोगिता भी बढ़ेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, दूसरा है ज्ञान में परिवर्तन लाना, तीसरा है कार्य क्षमता में परिवर्तन लाना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। देखिए ग्रामीण जनता के जीवन स्तर पर रहन सहन के स्तर को उठाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीकों से उपयोग करना सीखना तथा नवीन तकनीकों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना ही प्रसार शिक्षा का क्या है? मौलिक उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत निम्नलिखित है, जैसे कि पहला है परिवर्तन में दृष्टि लाना, दूसरा है ज्ञान में परिवर्तन लाना, तीसरा है कार्य क्षमता में परिवर्तन लाना, चौथा है कार्य करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स को क्या कहते हैं? इंसुलिन कहते हैं, ग्लूकागान कहते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं, चौथा है सोमाटोस्टेटिन कहते हैं। तो जो इसका आंसर है कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? साल के अंत में, साल के शुरुआत में, साल के मध्य में, ए और बी दोनों। इसका आंसर होगा संतुलन तालिका साल के अंत में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होता है। पहला ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया में, दूसरा ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया में, तीसरा ऑप्शन है डायबिटिक क्रोमा में, चौथा ऑप्शन है सालियक रोग में। तो जिसका आंसर है डायबिटिक क्रोमा में। नेक्स्ट देखिए ये क्या होता है? कीटोन अम्लता कीटो एसिडोसिस उस उपस्थिति को कहते हैं जिसमें शरीर के कीटोन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। मानव शरीर में बनने वाले 3 प्रमुख कीटोन हैं एसिड अम्ल, एसीटोन तथा बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटीरेट। इसके निर्माण में अम्ल के टूटने एवं अम्लीय के डिजाइनमेंट में होता है। डायबिटिक क्रोमा की आवश्यकता में रक्त के अंदर अम्ल की अधिकता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन चक्र किस अवस्था में संसाधनों की मांग बढ़ जाती है? पहला ऑप्शन है प्रारंभिक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है विस्तार अवस्था, तीसरा ऑप्शन है संकुलित अवस्था, चौथा ऑप्शन है सेवानिवृत्ति अवस्था। तो जिसका आंसर होगा विस्तार अवस्था। ये सब है।
सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? 9 मई 1958 में, 8 जून 1971 में, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में, 15 जनवरी 1960 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो जो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 16% होता है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे। जो प्रोटीन में प्रोटीन किसमें किसमें पाया जाता है? प्रोटीन रेशम में पाया जाता है और ऊन में प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीनी रेशा होते हैं दो, ये भाई भाई होते हैं। कौन सा? ऊन और रेशम। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितना पाई जाती है? तो 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या होता है? तो 8:8:8 होता है। देखिए, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? फलों का रस, नींबू पानी, चाय। जो चाय है ये आपका शुद्ध तरल आहार नहीं है। ठीक है, आज का क्वेश्चन यहीं तक करते हैं। धन्यवाद।